अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ साउथ एशिया के टी टाइम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहला महमूद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे इस टी टाइम में हम गपशप करते हैं शोबिज़ की उन शख्सियात से कि जिन्होंने जो है वो अपने काम की बदौलत इस फील्ड में अपना बहुत नाम बनाया होता है। तो बिल्कुल जनाब, आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ, उन्होंने कॉमेडी की दुनिया में, मज़ाहिया अदाकारी में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सरहद पार यानी कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में भी जो है वो अपने काम के ज़रिए, अपनी महारत के ज़रिए जो है वो झंडे गाड़े हैं। और अभी तक स्टिल वो अपनी मज़ाहिया अदाकारी के ज़रिए, अपनी फिल्मबदी कॉमेडी के ज़रिए, अपनी जो है वो बरजस्तगी के ज़रिए जो है वो उदास चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते चले आ रहे हैं। तो बिल्कुल जनाब, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन काशिफ खान इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ। वो तो हमें पता है कि आप बहुत अच्छे हैं। काशिफ साहब, मुझे ये बताएं, जैसे कि मैंने कहा कि आप अभी भी माशाल्लाह से काम कर रहे हैं और लोगों की मुस्कुराहटों का बाइस बनते हैं, दुखी चेहरों को आप हंसाते हैं। एक तवील सफ़र है आपकी, एक लॉन्ग जर्नी है। तो ये जब आप छोटे थे तब से जो है वो सोचा था कि जी मैंने यही करना है, या फिर रियल लाइफ में जो है वो काशिफ बहुत सीरियस से तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि रियल लाइफ में बहुत सीरियस है, क्योंकि हर जगह तो हर वक्त कॉमेडी नहीं हो सकती। कॉमेडी वैसे तो होनी हर जगह चाहिए, आजकल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारा प्रोफेशन ये कहता है कि जिस काम के पैसे मिलते हो तो उसको फ्री में क्यों आप जो है वो डिलीवर करें। बिल्कुल ऐसे ही है। और जहाँ तक अरसा, मुझे तकरीबन 26-27 साल हो गए। माशाल्लाह, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। जी, तो बचपन जब मैं आया था तो खैर बचपन ही था, लेकिन शौक़ बचपन से कॉमेडियन बनने का नहीं था। वो इसको आप इस तरह कहते हैं कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, और इस तरह वाला सीन। सही सही। मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर कारवां बनता गया। लेकिन हकीकत ये है कि कुछ करने की लगन थी। बचपन से ये शौक़ था कि कुछ करना है। होता है ना इंसान, एक तो इंसान वो होता है जो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन होता है हर हाल में, जी बस जो है, हाँ बस जो करना है वो बस कर रहे हैं। और लेकिन हमारी बारे में ये हुआ कि हमारी जो ज़िंदगी थी या जो लाइफस्टाइल था, मुझे लगता था कि यार ये मज़ा नहीं है, इसमें कुछ होना चाहिए अलग से। और इनफरादियत का कायल था मैं, सही कि आप जो करें समथिंग यूनिक, अलग। तो अगर दुनिया मशरिक जा रही है तो काशिफ ने मगरिब जाना है, कुछ शुमाल जुनूब चले गए कहीं, बिल्कुल। तो अलग करना है। अच्छा, अब वो अलग में ये हुआ कि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने खुद शक्ल बनाया था, और लबो लहजा और गुफ्तगू वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर थी। उसकी वजह ये थी कि मुतालिया काफ़ी ज़बरदस्त था मेरा, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि उस ज़माने में होता था ना, जिस तरह आजकल के बच्चे हम देख रहे हैं सेल फोन्स में रहते हैं, लैपटॉप, मोबाइल। हम लोग किताबों में रहते थे। हमारे वालिदैन को शिकायत थी वे हर वक्त किताबों में घुसे रहते, किताबी कीड़ा ही है। अच्छा, वो किताब भी क्या, जैसे निसाबी किताबें होती थी, हम नई क्लास में गए तो पहले ही दिन कोर्स पढ़ना शुरू कर दिया, सारा आखिर तक पढ़ लिया। काम किया आपने, क्या है इसमें, पूरा कंगाल लिया। अब वो पढ़ के ख़त्म हो गया। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि याददाश्त बहुत अच्छी थी, तो फिर वो एक दफ़ा पढ़ा हुआ हमेशा याद रहता था। उसके बाद ज़ाहिर कोर्स तो पढ़ लिया, और जो समर वेकेशंस वगैरह होती थी वो भी कर ली। तो मुझे याद है कि हमारे ज़माने में किताबें किरायों पे मिलती थी। लाइब्रेरियाँ थी ना, वहाँ से हम बुक्स, कार्ड बनते थे, वो कार्ड आप रखवा, और स्टूडेंट कार्ड पे तो डिस्काउंट भी होता था। तो वो जो हमने दौर देखा है ना, हमने किताबें किराए पे ली और वो पढ़ना शुरू किया। ऑफिस को संभाल के रखते थे कि कुछ हो ना जाए, वापस करनी है, कार्ड उठाना है ले जाके, कल रिटर्न करना है। तो इतने सब के बाद फिर ये हुआ कि वो मुतालिया अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ठीक ठाक रहा, और हम निसाबी किताबों के अलावा भी जो दीगर रिसाला जात या और जो अदबी रिसाले होते थे या माहनामा जो होते थे, तो उनको पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि किताब तो पढ़नी थी। अब वो खाना खाते हुए भी किताब रखी हुई, अंदर लिहाफ में से टॉर्च आती थी, वो पता नहीं 2-3 रुपए की आती थी, उसमें एक सेल तो अंदर लिहाफ के अंदर टॉर्च मार के पढ़ रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या। अच्छा, फिर अखबार रोज़ाना पढ़ा करते थे। तो इससे ये था कि दिमाग और ज़बान अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तेज़ थी, लेकिन एक वो रास्ता होता है ना कि वो रास्ता कहाँ से मिलेगा, कैसे पकड़ाई होगी उसकी। फिर हम पढ़े भी उर्दू मीडियम स्कूल में थे, तो वहाँ वो जो अदर एक्टिविटीज़ थी ना, जो अमूमन पैसों वाले स्कूल्स में होती हैं, वो कमी हुआ करती थी। ना कोई तकरीरी मुकाबला, ना कोई टैबलो, ना कोई ड्रामेटिक सोसाइटी। हाँ, तो उस ज़माने में सिर्फ क्रिकेट वगैरह होती थी, तो हम क्रिकेट खेलते थे
यानी हम वो क्रिकेटर थे कि हमारे जो हर जुम्मे को मैच होता था, जुम्मे की छुट्टी होती थी ना पहले, तो हर जुम्मे को जो मैच होता था तो दोनों टीमें यानी जो जिनका आज दोनों का मैच है वो हमारे घर के नीचे खड़ी होती थी कि मैंने फैसला करना है किस तरफ से खेलूंगा। ओके, सही फेवरेट रहे आप हमेशा। तो अब ये हुआ कि बैतबाजी का मुकाबला हो तो हमें इतने अशार याद कि हम सबकी ऐसी की तैसी कर दें कोई, और वो जो होता है ना गानों में वो लास्ट वर्ड को लेके कुछ अंताक्षरी, तो वो उसमें भी हमें सारे रे वाव टे ये नून सबके याद होते थे, हमने बचा बचा के रखे होते थे। तो जब कंपटीशन हो काशिफ भाई जीत जाए, अच्छा इसका नतीजा ये हुआ कि बजाय इसके कि लोग हमारे साथ मुकाबला करते हमें आउट कर देते थे, भाई हम नहीं खेल रहे, इसके साथ नहीं खेल रहे, इससे तो जीत ही नहीं सकेंगे। तो फिर हमने सोचा यार ये इतना सब कुछ है, सारा है, क्या किया जा सकता है, कोई रास्ता हो, कोई रास्ता हो। तो उन दिनों एक्टिंग चैलेंज एक कोई प्रोग्राम होता था, वो STN पे आया करता था जिसमें नए लोगों को मौका मिलता था, तो एक शौक़ चुराया कि यार वहाँ पर कोई ट्राई करते हैं। इत्तफाकन नहीं मिला, फिर मैं देखता था कि नीलाम घर एक शो आता है, उसमें वो तारिक अजीज़ कहते हैं कि जी एक सांस में या 1 मिनट में आप जितने ज़्यादा शहरों के नाम लेंगे उतने वो 100 के नोट उसको रखते जाते थे। वो बड़ा मज़े के मुकाबले रखते थे। और या फिर काउंटिंग एक सांस में जितनी गिन सकें आप। तो मैंने प्लान बनाया कि मैं जो हूँ वो तारिक अजीज़ शो में जाऊँगा। वो तो लाहौर से होता था? लाहौर से होता था। तैयारी मैंने पूरी की, यानी कि शहरों के नाम याद कर लिए और सब्जियों के, फलों के एक ही सांस में। हाँ, जैसे आलू गोभी टिंडे मटर भिंडी लौकी तोरी कद्दू छज्जम बैगन लहसुन अदरक धनिया पुदीना हरी मिर्च लींबू टमाटर गाजर मूली सोया मेथी पालक प्याज करेले खीरे, तो आपकी सारी सब्जियां ख़त्म हो गई हैं। फ्रूट्स के नाम, फिर गिनती याद कर ली 100 एक सांस में कहाँ तक जाए, सीधी भी उल्टी भी, इंग्लिश में भी उर्दू में भी, कि 100 99 98 97 96 95 94 93 इस तरह करके पूरी 1 तक, और 100 99 98 97 96 से लेकर काशी साहब जो है वो भरपूर तैयारी कर रहे हैं नीलाम घर जाने। अब तैयारी हो गई। अब हमने एक हमारे कज़न रहते थे वहाँ, फूफोजाद बहन थी, उनका घर था। हमने जिस छुट्टियों में प्लान बनाया कि अब की बार लाहौर जाएंगे, कुछ भी होगा कैसे भी करके, और हम घर तक पहुँचना है। बड़ी मुश्किल से पहुँचे, सिफारिश लगाई कि वो पता लगा जी इन दिनों नहीं हो रहा। और कुछ अरसे के लिए टीवी से थोड़ा सा ऑफ एयर हो गया था, या तारिक अजीज़ साहब रिकॉर्ड करा के कहीं गए में होंगे। मतलब जिन दिनों आप लाहौर में थे उन दिनों वो शो नहीं होता था। अब गए हम लिमिटेड टाइम के लिए जा रहे हैं, हफ्ते भर का ट्रेन, उस ज़माने में ट्रेन्स भी आपको बताया कि बस, तो खैर नामुराद वापस आ गए। अब क्या होगा, फिर थोड़ा सा ध्यान हटाया, फिर कहीं जॉब में लगा, फिर कहीं ना कहीं से फिर ये हुआ कि एक कोई हमारे जानने वाले थे, उनके कोई बचपन के दोस्त थे तनवीर खान साहब, वो बहुत अच्छे कॉमेडियन थे, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी। तो हमें उन्होंने उनके हाथ में थमा दिया कि भाई ये है, ज़रा देखें, बड़ा टैलेंट है इसमें। अच्छा, उससे पहले मैं PTV के चक्कर लगा चुका था हमारे महल्ले में ना, जो GM के PS थे वो रहते थे। हमें किसी ने बताया कि यार ये बंदा PTV के GM का PS है। तो उनके बच्चों से हमने पहले दोस्ती की, वो हमारे क्रिकेट खेलने लगे साथ, फिर जाके उनसे मिले, उनको हमने बताया, उन्होंने हमारा पास बना दिया। पहले PTV का पास बनना, बड़े बड़े लोग लाइन में खड़े होते थे बाहर कि आप इजीली आ जा सकते हैं। हाँ, तो मेरा एक पास फुल डे का बन गया। अब वो क्या करें, तो जी उन्होंने पहले अपने ऑफिस बुलाया, PS ऑफिस जो था, वहाँ से एक बंदा दिया, उससे पूरे TV का विज़िट कराया कि जी यहाँ पर एडिटिंग होती है, यहाँ कैमराज हैं, ये फ्लोर है, यहाँ पर ये होता है, ये होता है। मैंने कहा अब काम कैसे मिलेगा, तो उसने कहा, जो प्रोड्यूसर थे वो ना, उन्होंने कहा कि यार अभी तो मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन कोई होगा तो फिर हम तुम्हें खुद कॉल करेंगे, अपना नंबर लिखवा दो। तो उस ज़माने में 30 साल पहले तो फ़ोन नंबर्स भी ऐसे होते थे ना, लैंडलाइन। अच्छा, हमारे पास था नहीं, हमारे पड़ोस का लिखवा दिया हमने। क्या बात है। तो अब हम 1 साल तक जो है वो इंतज़ार करते रहे कि भाई अब कॉल आएगी, अब कॉल आएगी। लेकिन भाई साहब वो वक्त गुजर गया, तो फिर ट्राई करते हैं एक बार और, फिर किया, तो फिर यही हुआ कि कॉल नहीं आई। कॉल बस उन्होंने फिर हमें बताया कि बेटा बात दरअसल ये है कि आप अभी ना बच्चों में हो और ना बड़ों में हो, बीच में है। हाँ, तो इसमें ना बच्चों का रोल निकल सकता है ना बड़ों का, तो आप थोड़ा वेट करें, कुछ होगा आपके लायक तो बताएंगे। फिर इत्तेफाक ये हुआ कि PTV से एक बच्चों का सीरियल स्टार्ट हुआ, उसका नाम था एडवेंचर टाइम्स, और आसिफ अंसारी उसके प्रोड्यूसर थे।
और वो बच्चों का सीरियल जो था वो इश्तियाक अहमद सीरीज़ के ऊपर था, वो जो महमूद फारूक फरजाना इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़ थी, इंस्पेक्टर जमशेद, तो उनकी स्टोरीज़ को ड्रामाटाइज कर रहे थे वो, तो फिर उन्होंने हमें बुक कर लिया। तो मेरा उसमें रोल था महमूद वाला, जो इश्तियाक अहमद की सीरीज़ थी उसमें। तो हमने कोई 1.5 साल वो किया। वो हमारी एक्चुअल बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग हुई कि बेस थी वो वहाँ से बनी, आउटडोर इंडोर, और ज़ाहिर बच्चों का था। तो मतलब आपने अपने जो सोचा हुआ था कि आपको शोबिज़ की तरफ जाना है, उसकी पहली सीढ़ी पे पाँव रख दिया, पहुँच चुके थे। बिल्कुल जनाब, पहली सीढ़ी पर काशिफ पहुँच चुके हैं और यहाँ वक्त आ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मज़ीद भी हम आपसे बात करेंगे और वापस आते हैं हम अभी शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम। मैं यानी कि शैला महमूद आपके साथ, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है काशिफ खान, जिनसे हम जो है वो ब्रेक पर जाने से पहले मज़े मज़े के किस्से सुन रहे थे उनके करियर के बारे में। किस तरह आपका वो जो एक जर्नी थी कि जो आपने सोचा हुआ था कि मुझे यहाँ पर पहुँचना है, वो आपने PTV के उस सीरियल के थ्रू शुरू किया। अच्छा, यहाँ मुझे ये बताएं काशिफ के, जाहिर सी बात है कि उस दौर में जब बहुत ज़्यादा चैनल्स भी नहीं थे, लोगों के पास बहुत ज़्यादा मौके भी नहीं थे, तो आपको उस वक्त चांस मिला और फिर PTV में काम करना एक बड़ी सादत की बात हुआ करती थी। तो फैमिली का जो था वो क्या रिएक्शन था उस वक्त? असल में फैमिली बात ये थी कि हम उस उम्र के हिस्से में थे नहीं कि जिससे फैमिली जो है ना वो उनको लगे कि यार ये किसी कुछ गलत तरफ चला गया। हाँ, वो ये होता है कि अगर, क्योंकि हम तो टीनेजर थे, अगर थोड़ा सा और बड़े होते तो उस वक्त ख़तरा होता है कि भाई बच्चा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ज़रा चेक करो। और फिर प्रोग्रेस सबके सामने थी, स्ट्रगल तो हुई ज़ाहिर है 1.5-2 साल और दूसरा, लेकिन जब काम सामने आया तो PTV का वो दौर ऐसा था कि कोई रात को सीरियल में पासिंग रोल में भी आता था तो सुबह लोग उसको रिकग्नाइज कर रहे होते। तो उस वाले दौर में फिर STN था, उसके ऊपर हमें कुछ काम करने का मौका मिला। फिर PTV में तो हमें तकरीबन इरफान खान जो थे वो लेकर आए सबसे पहले, फिर हमने आसिफ अंसारी साहब के साथ किया काम, फिर काजिम पाशा, हैदर इमाम रिजवी, कासिम जलाली और शाहिद इकबाल पाशा, इकबाल अंसारी, अली रिजवी, यानी उस ज़माने के अपने जो PTV के बड़े प्रोड्यूसर्स थे। लेकिन बस एक कबात थी उस वक्त के, जो PTV से एक तो मुआवजा काफ़ी कम मिला करता था, वो अभी तक मसला है और काफ़ी देर में चेक्स आते थे, एक बड़ा एक सिलसिला था, बहुत प्रोलॉन्ग हो जाती थी उनका। या तो आप कंटिन्यूस काम कर रहे हों तो उसमें ये होता है कि फिर एक साइकिल बन जाता है कि भाई आपने जो पिछला सीरियल था उसके ड्यूज़ अब क्लियर हुए, इतने में आपने दूसरा कर लिया, फिर हो गए। लेकिन ज़ाहिर है वो हम इतना फ्रीक्वेंट काम कर नहीं रहे थे, तो फाइनेंशियल एक इशू था। तो उस फाइनेंशियल इशू को कवर करने के लिए मैंने आपको बताया कि मेरी मुलाकात तनवीर खान साहब से हुई, जो बहुत ज़बरदस्त कमेडियन थे, तो वो लाइव शोज़ करते थे बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने अपने साथ रखा कि देखो ये काम कैसे होता है। तो जब वो काम मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बहुत सूट करता है, क्योंकि मुझे अशार बहुत याद थे और सारा कुछ। तो मैंने सोचा क्यों ना लाइव शो होस्ट बना जाए कि भाई किसी से आर्टिस्ट को बुलाने से पहले एक आध शेर सुना दिया पब्लिक को, और फिर कंपेयरिंग वगैरह भी कंपेयरिंग। हाँ, तो फिर सिर्फ कंपेयरिंग ही शुरू की। तो आपने कंपेयरिंग शुरू की फॉर अर्निंग? जी जी जी, यानी स्टेज का जितना भी काम शुरू किया वो पैसों की वजह से, कि इससे थोड़ा इंस्टेंट पेमेंट हो जाती थी ना, कि आपने शो के हाथ के हाथ पैसे लिए, घर आ गए। अच्छा, चूँकि हमारे साथ सीनियर्स थे तो हमारे पैसे रुकने का चांस नहीं होता था भाई, कि अगर हम इंडिविजुअली बुक हो जाए तो ज़्यादा सिफारिश नहीं है फिर तो जी। तो वो ये हुआ कि जो फाइनेंशियल साइड थी वो थोड़ा इधर से कवर हो गई। अब कंपेयरिंग में जो है मोनोटोनस आ गई थी कि आप हर शादी के शो में भी आप उसी तरह कर रहे हैं और वहाँ भी कर रहे हैं, तो मैंने कहा कुछ और होना चाहिए, वो तशनगी रह गई। हाँ, तो यानी वो ज़माना था अली हैदर का दौर था, अली हैदर जालिम नज़रों से। हाँ, सुपर। और मैं भी थोड़ा गोल गोल सा, गोरा सा, बड़ा टच मारता था। तो हम एक स्कूल का प्रोग्राम कर रहे थे, वो पेरेंट्स और टीचर मिला के ना, कोई 1500 लोग थे वहाँ पर। तो किसी ने वहाँ उड़ा दी कि जी अली हैदर का भाई आया हुआ है। अच्छा अब भाई वो, अच्छा आपने अब कहा है तो मैं गौर कर रही हूँ कि हाँ थोड़ा सा मिलते हैं। अभी तो खैर चले, वो वक्त गुजर गया, लेकिन वो एक बड़ा टाइम था। सही। 17-18 साल का एक लड़का था मैं।
तो मैं बैक स्टेज था, वो कि बच्चों ने ऐसा हल्ला बोला कि वो मुझे स्कूल में बंद करना पड़ा। किसी क्लासरूम में बंद कर दिया, फिर पिछले गेट से निकाला भाई। अल्लाह, मतलब लोगों को मुगालता हो गया कि आप मतलब उड़ा दिया किसी ने। अब मैं लाख झूठ बोलूं, लेकिन मुझे सबको शक्ल से लग रहा है कि हाँ यार ये है। और शो था भी नाज़िमाबाद में किसी स्कूल का था। एक दिन अचानक पता नहीं कैसे दिमाग में आया, वो दौर था कराची में, आपको पता ऑपरेशन चल रहा था, हालात ख़राब, और रस्तों पे जगह जगह पुलिस, नाके लगे हुए होते थे, 90s का दौर जी। तो हम जब एक शो से वापस आ रहे थे, तनवीर भाई हमारे साथ थे, तो पुलिस ने हमें रोक लिया। अब जब उन्होंने पूछा, ओए क्या नाम है तेरा, तो मैंने कहा जनाब अली बंदा परवर बंदा नवाज सुखनतराज सुल्तान बेमुल हुजूर फैज़ गंजूर मोतीचूर पुरफतूर अरबी गजूर चश्मे बंदूर पुरनूर अली हुजूर फ़कीर फ़कीर बंदा पुरतक़सीर ऐसे नफ्स शरीर जो कि बादब बालियात बामुरवत बाख्तर बायत व बाकिरदार फरमा बरदार ताबेदार ईमानदार होने के साथ साथ निहायत शरीफ़ुन्नफ्स ग़रीबुत तबा और मुशर्रफ़ुत तमीज़ किस्म का इंसान है, काशिफ़ खान कहते हैं। वो भी मेरी तरह हंस रहे होंगे। तो हंस गया, कह रहे वो भाई क्या हो गया रुको रुको। फिर उसने पूछा क्या करते हो तुम, इतना बोल रहे हो। तो मैंने कहा सर मैं फ्रिज, एयर कंडीशन, डीप फ्रीजर, वॉशिंग मशीन, स्प्लिट विंड, वाटर कूलर, जूसर, ब्लेंडर, मिक्सर, चॉपर, ग्राइंडर, सीलिंग फैन, वर्टिकल फैन, वैक्यूम क्लीनर, रिचार्जेबल लाइट, टीवी वीसीआर, वीसीपी, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, डिश एंड टेक्निक, वीडियो गेम और इलेक्ट्रीशियन का काम कर लेता हूँ। तो वो समझ गया, बोला उस्ताद कोई ना कोई गड़बड़ है। तो फिर उन्होंने बताया कि यार ये अभी नया आर्टिस्ट है और ये वो है। तो जो पुलिस वाले थे वो खुश हुए, उन्होंने 50 रुपये मुझे इनाम में दिए। क्या बात है, पुलिस वालों ने इनाम दिया भाई, बताया यार। नहीं अच्छे लोग होते हैं। सही। तो उन्होंने मुझे दिए, फिर यही तरकीब हो गई कि यार यही करते हैं। हाँ, मतलब आपको क्लिक हुआ कि एक बंदा वो लक किस्मत से हो गया। हाँ, कि हंसा है वो, क्योंकि फिर ये 7 सीनियर्स भी थे ना। सही। तो उन्होंने भी जब देखा तो बड़ा, तो फिर तनवीर खान साहब और हमने मिलकर एक स्किट डेवलप किया, पुलिस वाले और राहगीर की तकरार। सही कि जब पुलिस रोके तो उसको क्या जवाब दें। तो वो कोई 12-14 सवाल होते थे। तो वो फिर 1999 में ऐसा कोई हाईलाइट हुआ कि हम हर फंक्शन में होते थे। क्या बात है। और एक रात में हमने इस कराची शहर में 9-9, 10-10 प्रोग्राम्स किए हैं। एक एंट्री इधर, एक एंट्री इधर। फिर पाकिस्तान में जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। तो फिर टीवी से थोड़ा रुझान हट गया, क्योंकि उसमें कमिटमेंट होता था। आप किसी सीरियल में कमिटेड हो जाए तो फिर आपको वो काम छोड़ना। अच्छा, यहाँ ऐसा हुआ कि पहले 200 रुपये मिलते थे, फिर 500 मिलते थे, फिर 1500 मिलने लगे, फिर 5000 मिलने लगे। तो आप एक रात में अगर 2-3 शोज़ कर लेते तो 10-12 हज़ार एक रात में कमा लेते। मतलब वो तो फिर और आप ये सोचें कि 90s और 2000 में अगर कोई 10-12 हज़ार एक रात में अर्न करें, बड़ी बात। उस वक्त 7,000 रुपये का 1 तोला सोना आता था, अगर आप उस दौर में देखें। तो हम ये अर्न कर लेते थे। फिर घर के मामला और दूसरे एकदम खुशहाली का टाइम शुरू हो गया। कपड़े अच्छे हो गए, पहले हम पुराने कपड़े ख़रीदते थे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह नए पे आ गए सारा कुछ। तो हमें खुशकिस्मती ये रही कि सीनियर्स ने बड़ा सपोर्ट किया। मोइन अख्तर साहब से मेरी पहली मुलाकात ऐसे हुई, हम जॉनसन एंड जॉनसन्स कंपनी का एनुअल फंक्शन था, वो उसमें इनवाइटेड थे। जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने कहा यार तुम बड़ा अच्छा करते हो, तो मैं तुम्हें मोइन अख्तर से मिलवा दूँगा। तो वो उनकी टीम में आ जाना। तो उनकी टीम में वो फैसल काजी और मलिक अनोखा साहब, चांदपुरी, वो सबको लेके चलते थे। मोइन भाई की ख़ास बात ये थी कि 3-4 घर उनके साथ चलते थे। तो उन्होंने कहा मैं मिला दूँगा, तुम सुथरी बातें करते हो मोइन के कैलिबर की, वो तुम्हें पसंद करेगा। तो मैं अपना घर से बाइक स्टार्ट की मैंने, और हम पहुंच गए। वो कोई 20-30-32 किलोमीटर दूर था हमारे यहाँ से उनकी फैक्ट्री। तो हमने जीन्स पहनी हुई, शर्ट पहनी हुई, यानी ब्लू जीन्स पे पर्पल शर्ट। उस ज़माने में पता नहीं कोई सिल्क, क्रिंकल सिल्क आती थी, बड़ी बैगी शैगी टाइप की। मतलब चमक नहीं थी लेकिन अच्छी थी, यानी बैगी वैगी जरा ये होते थे ना यहाँ पर। हाँ। तो उन्होंने मुझे देखा, कह रहे हाँ मियाँ क्या गाओगे तुम? उसने कहा गाते नहीं, कॉमेडियन है। कह रहा है ये कॉमेडियन होना होंगे, अभी तो सिंगर हो या डांसर हो वाला हुलिया है, तो इसमें तुम्हें नहीं एंट्री कराऊंगा तुम्हारी। तो आप ड्रेस पैंट में नज़र आएंगे मुझे। तो बोला ये नहीं होता, या कम से कम आप ड्रेस पैंट वगैरह पहने या फिर सूट सिलवाएँ। फिर बोला ये, तो बोला ग्रेस जब ये बेटा
एंट्री नहीं कराऊंगा। वो मुझे भगा दिया मुझे। हम सीधा करीम सेंटर गए, हमने जाके ना पैंट का नाप दिया एक दो सूट्स बनवाए। क्या बात है। फिर सूट पहन के गए मोइन भाई के घर, तो उन्होंने यहाँ कॉलर से पकड़ लिया मुझे, बोला मुझे सूट दिखाना है तो है मैंने कहा आपने कहा था कि सूट पहन के आना नेक्स्ट टाइम आओ तो। अच्छा रुको मैं दिखाता हूँ सूट। फिर उन्होंने अपना वार्डरोब दिखाया तो मज़ा आया, कहने कि ये होती है ड्रेसिंग। अच्छा आजकल की जो कॉमेडी है, पुराने ज़माने की कॉमेडी ये थी कि जितना मिज़ाह था वो किताबों में बंद था। जिसने वो कुंजी खोल ली, पढ़ लिया, उस तक पहुंच गया। नहीं तो वीडियो कैसेट्स के ज़रिए, ऑडियो कैसेट्स के ज़रिए, इंडियन मूवीज़ के ज़रिए उस तक पहुंच रहा है। लेकिन इस दौर में ये हुआ कि पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, कुछ लोग सिर्फ ये करते हैं कि इंग्लिश जोक सुनकर उसको उर्दू लतीफ़े बना के, और कोई फेसबुक पे पोस्ट कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं ना कहीं से इधर उधर से उठा करके एक मटेरियल, डिजिटलाइज बहुत ज़्यादा हो गई ना, अब मटेरियल जगह जगह दस्तयाब है। अब समटाइम ये होता है, मैंने आज जाकर कोई बात कही, किसी ने सुनी, उसने अगले दिन वही फेसबुक पे लिख के डाल दी, पता लगा 4 दिन बाद लोग मुझे टैग कर रहे हैं कि यार अरे देख कैसा आइटम है, तेरे मतलब का है, उसको पता नहीं मैंने कहा कि मैंने कहा तो डिफरेंस हर दौर का मेरे ख्याल में अलग अलग इस वक्त उस वक्त क्या था कि आपके करने वालों के लिए भी मौके महदूद थे, और जो लोग एंजॉय करने वाले थे उनके पास भी लिमिटेड। अब तो यह है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए, मुझे आप फार ईस्ट हो जाए, मिडिल ईस्ट हो जाए, कहीं पे भी, चाहे आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ का दुनिया का कंटेंट चाहें आप यहाँ देख सकते हैं। यही वजह है कि आप अगर कुछ इंडियन बड़े बड़े सॉन्ग्स सुनने लगेंगे तो आपको पता लगा भाई ये तो पाकिस्तानी थे। बिल्कुल, अब पता चलता है उन तक कुछ लोगों की रसाई हो गई, उन्होंने छाप दिया। हाँ। उनको पता है, किसी को पता नहीं चला। अब पता चलता है कि वही बात है कि अब कुछ छुप नहीं सकता। तो इस वक्त जो है मज़ाह प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है, अनलेस कि आपके सामने वो वाली ऑडियंस ना हो जो हर बात पे हंसे, जो एंजॉय करने बैठी है कि यार हमने पैसे दिए, हमने तो हंसना ही है, तुम खाली हाँ बोलो आके, हमें मज़ा आएगा। सही, बिल्कुल जनाब। काशिफ साहब से मज़ीद भी बात करेंगे। यहाँ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया, और आज के हमारे मेहमान हैं काशिफ। और काशिफ जो है वो एक तो इनका अल्लाह ने एक गॉड गिफ्टेड आपको चीज़ दी है कि आप एक ही सांस में जो है वो इंट्रो भी बहुत अच्छा दे देते हैं, एक ही सांस में इतनी लंबी बात कर जाते हैं कि अगला बस क्यों करके देखता रहे। अच्छा, यहाँ मुझे काशिफ ये बताइएगा कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान में भी माशाल्लाह से आपने काम किया, इसके अलावा हमने देखा कि इंडिया में भी जो है वो आप गए और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया और मुकाबला जीते भी, और फिर वहीं पर बहसे जज भी आपने जो है वो फ़राइज़ अंजाम दिए। तो एज अ पाकिस्तानी इंडिया तक जाना और वहाँ अपनी काबिलियत को मनवाना कितना मुश्किल रहा था आपके लिए? अच्छा देखिए, एक तो मैं एक बात बहुत वाज़ेह करना चाहता हूँ कि देखिए मनवाना या ये तो सानवी बातें हैं। हकीकत ये है कि जो ज़बान हम बोलते हैं और समझते हैं, अगर देखा जाए तो हमारे रीजन में उसका जो सबसे बड़ा यानी एंटरटेनमेंट का हब है वो मुंबई है। और ये आज से नहीं, तकसीम से पहले से लोग मुंबई जाकर किस्मत आजमाते थे, जैसे दिलीप साहब हो गए, राज कपूर साहब की जो पृथ्वी राज कपूर साहब हो गए और दूसरे लोग हो गए, तो वो सब मुंबई जाना चाहते हैं। हमें भी ये था, शौक़ था कि चूँकि इंडस्ट्री बड़ी है, उस वक्त तो हमारे यहाँ सेटेलाइट चैनल्स भी नहीं थे बहुत जिस ज़माने में एंटीने घुमा घुमा कर दूरदर्शन देखा जाता था। हाँ। प्लेटें लटका रहा है, कोई ट्यूबलाइट लगा रहा है एंटीने में, और फिर आवाज़ें लगनी, आ रहा है नहीं आ रहा तो उसके बाद जब सेटेलाइट का दौर आया तो सारा इंडियन कंटेंट छा गया। सेटेलाइट के दौर से मुराद केबल का दौर, डिशेस भी तो थी ना, वो बड़े बड़े छाप, बड़े छत पे रखे होते थे, तो वो डिश एंटीना में तो और बहुत कुछ होता था खैर, लेकिन केबल के थ्रू इंडियन कंटेंट हमारे यहाँ चलने लगा। तो ज़ाहिर है उसमें हमारी ख्वाहिश इंसान के दिल में दबी होती है कि यार कुछ ऐसा कुछ आगे निकला जाए। तो ये ऐसा हुआ कि हमारी गुड लक हो गई। पाकिस्तान में हम काम कर रहे थे ज़ाहिर है यहाँ के हिसाब से, और हमें लगता था कि हम एक एवरेज आर्टिस्ट के तौर पर ज़िंदगी गुजारेंगे, और इसी तरह या तो कुछ दिन के बाद हमें कोई दुकान खोलनी पड़ेगी जैसा कि होता आया है इस शोबे में, या फिर कोई और बिज़नेस पे ध्यान देना पड़ेगा, और फिर होगा कि जी शौक़ जो है वो इंतकाल फरमा गया है।
लेकिन गुड लक ये हुई कि वो इंडिया में एक प्रोग्राम था बहुत अच्छा था, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, वो बहुत सक्सेस हो गया। अब उसका पार्ट 2 उन्होंने बनाना था, तो उनको लगा कि मज़ीद हाइप क्रिएट होगी अगर इसमें कुछ पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी आ जाए। तो उन्होंने फिर यहाँ कुछ पाकिस्तानी आर्टिस्ट ढूंढे, उनके ऑडिशंस शुरू किए। अच्छा वो दौर ऐसा था, कम्युनिकेशन तो बहुत मुश्किल था, डायरेक्ट कॉल भी मुश्किल से होती थी इंडिया। तो उस ज़माने में फिर हम कहीं स्काइप पे जाके हमने अपने ऑडिशन दिए। स्काइप पे वीडियो कॉल होती थी, तो इधर से हम कंप्यूटर के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, रुक भी रही होगी और उन्होंने देख लिया, उन्होंने कहा चलो यार ये नहीं को भेज दो 4-5 लोग, क्योंकि उस ज़माने में ऑडियो वीडियो कैसेट्स भी नहीं जा सकते थे और कुछ भी नहीं। तो फिर हम जैसा भी हुआ वहाँ चले गए। हमें ये पता ही नहीं कि जिस शो में हम पार्ट लेने जा रहे हैं वो इंडिया का सबसे मकबूल तरीन शो है। हमें ये भी नहीं पता था कि उसकी TRP 15 है। हमें ये भी नहीं पता था कि लोग जो है सड़कें सुनसान हो जाती हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए। और हम उसमें गए और उसमें विन भी कर गए। सारे प्रोमोज हमारे लगे, सारी मार्केटिंग, होर्डिंग्स। वहाँ पे एक रुझान था जो पब्लिक बसेस होती थी उसके ऊपर वो लगाते थे। तो किस्सा ये हुआ कि हमारी फ़्लाइट थी नेक्स्ट डे की, तो हमें नारियल पानी का बहुत शौक़ था। सही 20 रुपए का मिलता था वहाँ। तो मैं दोस्तों से बोला यार बहुत हो गई, अब मैं पीऊँगा जाके ना। तो मैंने सबको होटल में छोड़ा और मैं निकल गया बाहर। वो कोने पे कोई ठिया टाइप लगा हुआ था, उससे हमने नारियल पानी ख़रीदा। जब मैं उसको पी रहा था तो ट्रैफिक जैम होना शुरू हो गया, लोग रुक रहे हैं, ऐसे हाथ लगा रहे हैं, यूँ कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं। मैंने कहा भाई क्या हो गया, खैरियत? तो मैंने एक से पूछा, अच्छा कैमरे वाले मोबाइल फ़ोन भी खाल खाल होते थे इस ज़माने में। तो सबसे मशहूर था वो, पता नहीं नोकिया 6600, इतना बड़ा कैमरे वाला मोबाइल था, इसका इतना बड़ा, इसकी बड़ी स्क्रीन होती थी इसकी। तो वो लोग आके कोई तस्वीरें खींच रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह खैर क्या हो गया? मैंने एक से पूछा क्या मसला? कह रहा आप टीवी नहीं देखते? मैंने कहा हुआ क्या? कह रहे यार अभी जाना और टीवी देखना। अच्छा टीवी हम यूँ नहीं देखते थे कि वो सब हिंदी में लिखा हुआ आता था चैनल पे, कोई बाहर का चैनल आता ही नहीं था केबल के ऊपर। तो फिर हमने स्टार न्यूज़ लगाया तो पता लगा हर 15 मिनट बाद हमारा प्रोमो आ रहा है। क्या बात है। तो हम परेशान, हमने कहा अरे भाई स्टार प्लस पे हमारे, इन्होंने हमें मशहूर कर दिया। तो मैंने कहा पाकिस्तान में जाएंगे तो वहाँ तो लोग हार फूल लेके खड़े हुए होंगे। तो जब हम घर आए तो पता लगा यहाँ की बीम अलग थी और वहाँ की अलग थी, वो इंटरनेशनली अभी रिलीज़ नहीं हुआ था। तो बहरहाल लेकिन इंडिया में बहुत माशाल्लाह हवा हो गई। फिर उन्होंने इसी का कुछ नेक्स्ट पार्ट शुरू किया, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैम्पियंस। तो उसके कुछ एपिसोड्स किए हमने। फिर हमें सोनी से ऑफ़र हो गई, एक शो था उनका कॉमेडी का बादशाह, इंडिया पाकिस्तान कॉमेडी का महासंग्राम। याद है मुझे। हाँ, तो वो उन्होंने राजू श्रीवास्तव, मैं और राखी सावंत, हम लोग उसके होस्ट होते थे और जज होते थे। तो फिर उसमें यहाँ से कुछ इंडिया पाकिस्तान कंपटीशन हुआ, फिर ये हुआ, फिर उनके साथ सोनी टीवी के साथ हमारी अच्छी हो गई। तो इस जर्नी में बाहर आप इंडिया में जब थे, कोई ऐसा वाक़या जो आपको याद रह गया हो आपको? हाँ वाक़यात तो भाई बहुत सारे हैं। नहीं कोई ऐसा ना कि जो आपको मतलब हमेशा उस नाम ले कोई तो आपको वो याद आ जाए? नहीं वैसे वो एक और अलग किस्सा है, वो मैं अलग से सुना देता हूँ। असल में जो क्रिएटर होता है ना, क्रिएटर आपको पता है कि वो अपनी धुन में होता है, दुनिया में रहता है। तो मुझे एक अच्छी तरह याद है कि एक बार ऐसा हुआ कि वो हम बच्चों की कुछ स्टेशनरी लेने के लिए हमारे घर से करीबी था, वहाँ पर गए, हमने स्टेशनरी खरीदी, घर आ गए। अब सुबह जब उठे तो बच्चों को स्कूल जाना था, मैं नीचे उतरा तो गाड़ी गायब। ओह, पहले हम अपार्टमेंट में रहते थे। मैंने देखा यार गाड़ी कहाँ गई, तो अपार्टमेंट में से चोरी हो गई, बड़ा परेशान। तो मैं घर से निकला, मैंने कहा मैं रिपोर्ट लिखवाई हूँ। तो देखा वो स्टेशनरी की दुकान के बाहर खड़ी हुई है। तो जब मैं स्टेशनरी नहीं गया तो गाड़ी पे गया, वापसी में गाड़ी भूल गया और आप वहीं छोड़ के आ गए। गाड़ी भूल गया। तो वो बड़े ज़िंदगी में फिर एक अलग किस्सा ये हुआ कि 2002 में मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो याद रह जाने वाला है। मेरा आवाज़ चली गई थी। आए है जी 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 जी, मतलब बिल्कुल
तो आप म्यूट हो गए थे? बिल्कुल म्यूट हो गया। क्यों? वो कोई चीज़ किसी ने या खुद से या कोई भी इस तरह का हुआ खाने में, तो उससे ये मेरा वोकल कॉर्ड जो था पैरालाइज हो गया था। लेफ़्ट वोकल कॉर्ड पैरालाइज हो गया था। तो उससे ये था कि फिर मेरी आवाज़ जो है वो बिल्कुल गायब हो गई थी। मतलब आप तो जी हाँ, कम ही बोलने का बस। और वो बोलना भी ऐसा बोलना आपको मतलब पता है फिल्बदी बोलना, और एक कि मैं उस वक्त जो है वो गिनीज़ बुक में अटेम्प्ट करने वाला था कि देख के कोई पता नहीं चाइनीज़ लड़की या जापानीज़ है, वो उसको 1 मिनट में 100 एंड कुछ वर्ड्स पढ़ने का उसके बाद रिकॉर्ड है, और वो देख के पढ़ रही थी। तो हमने उसका रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए कोशिशें थी, और आपकी आवाज़ फिर सारा कुछ, और फिर वोकल कॉर्ड पैरालाइज हो गया था। तो 1 साल तक ये तो फिर वापस कैसे आई आवाज़? वो फिर कोई स्पीच थेरेपी वगैरह और कुछ चीज़ें, तो फिर धीरे धीरे इम्प्रूव हो गई माशाल्लाह। लेकिन पहले एक अलग सूरत हाल थी। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरह के एक पिच पे फ़र्क पड़ा आपकी? बहुत फ़र्क पड़ा, हाँ। वो एक अलग ही दुनिया थी उससे पहले। तो जिस वक्त आपकी आवाज़ गई और कुछ समझ, सही बात है 1 साल आपने बिना आवाज़ के गुजारा, तो उस वक्त कोई ऐसे थॉट्स आते थे कि मतलब ये क्या हो गया? हाँ, होता तो ज़ाहिर है वो, उसमें तो ये था एक कि इंसान जिसका काम ही उसके बोलने से, हाँ, और आपकी आवाज़ चली जाएगा, तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। तो ये आप ये सोचें कि उससे मुझे फ़ायदा भी बहुत हुआ। एकदम मैं शोबिज़ में मशहूर हो गया कि बहुत सारे लोग जितने भी बड़े लाहौर में सिंगर्स थे और दूसरे थे, उन सबको ये हो गया कि जी अभी भी ऐसा होता है कि इस तरह भी कुछ हो जाता है, आवाज़ का चले जाना, आवाज़ चले जाती है। तो तकरीबन 1 साल तक ये वक्त गुजरा। तो बड़ा कड़ा वक्त था, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर इनाम भी दिया उसका। क्या बात है, वो तो फिर जाहिर सी बात है, अल्लाह पाक की देन है। कुछ आजमाइशें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी में आती हैं, और मेरे ख्याल में वो आपको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करती हैं, और उस सिनेरियो ने भी उसने स्ट्रॉन्ग किया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उससे ये हुआ कि जब इतनी बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने जो है वो, उन्होंने जब चेकअप किया तो ये कह दिया था कि आप अपने जहन के किसी गोशे में ना रखिएगा कि आप बोल पाएंगे कभी। लेकिन बात सिर्फ ये होती है कि अब मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी तो कुफ्र है। मायूसी हम सब सुनते आए कि कुफ्र है, लेकिन यकीनन इस पे ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, बल्कि ऐसा होता है ज़िंदगी में कि जब आपको लगता है कि अब आगे कुछ नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, एकदम से दरवाजे खुलते हैं, रोशनी की किरण फूटती है और पता लगता है कि अब कोई बहुत ज़्यादा रोशनी, कुछ बहुत अच्छा रखा हुआ था आपके लिए अल्लाह पाक। तो बस फिर हम सोनी की शो में जज हो गए। जज के बाद फिर सोनी ने एक कॉमेडी सर्कस शुरू किया। उसकी जो यानी कि आप समझ लीजिए कि उस प्रोग्राम की थीम ऐसी थी कि एक सेलिब्रिटी कमेडियन और एक टीवी सेलिब्रिटी यानी कि एक्टर, तो उन दोनों को मिला करके कुछ जनरेट करना था। पेयर बना के। हाँ, उनको उसे एक्टिंग सिखानी थी, इसको कॉमेडी सिखानी थी, ऐसा कुछ माहौल था। अब वो कॉमेडी सर्कस माशाल्लाह बड़ा हिट हुआ। फिर उसको हम विन कर गए, अली असगर हमारे पार्टनर थे। फिर उसके बाद उसका एक और सीज़न हुआ कांटे की टक्कर, उसमें भी हमने फर्स्ट प्राइज़ ले लिया। तो बड़ा अच्छा एक सिलसिला रहा। फिर पाकिस्तान में उसके बाद इंडियन टीवी पे आने के बाद इंटरनेशनली बड़े दरवाजे खुले। फिर हम यूएस अब तो पूरी दुनिया में ही ट्रैवल करते हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मत पूछिएगा कहाँ वरना इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। नहीं अच्छा आप पूछें कहाँ पूछें। हाँ जी, कहाँ किया है? मैं जी अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ओटावा, ओसाका, ओस्लो, स्पेन, स्टॉकहोम, अंकारा, इस्तांबुल, अबू धाबी, इंडोनेशिया, ईरान, तेहरान, सूडान, ताइवान, जापान, यूनान, ओमान, वियना, लिस्बन, पर्थ, बेलन, मैक्सिको, वेलिंगटन, मियामी, ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, दुबई, तंजानिया, थाईलैंड, अमृतसर, बेंगलुरु, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, ऑकलैंड, नाइजीरिया, नॉर्वे, बर्मिंघम, लंदन, मैनचेस्टर, फिनलैंड, फ्रांस, हांगकांग। समझ गए हो, मतलब पूरी दुनिया में ही किया है ट्रैवल। क्या बात है, ये बहुत ही गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है जो सिर्फ पाकिस्तान में जो है वो काशिफ खान के पास है। तो रही इनकम टैक्स वालों की बात, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइलर हूँ गुज़िश्ता 16 साल से। ज़बरदस्त। और सब चीज़ें बाकायदा डिक्लेयर हैं। और मैं आपकी तवज्जो से सब लोगों को कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में आप पूरी दुनिया में जब देखते हैं कि हर शख्स टैक्स देता है, एक सिस्टम बना हुआ है। हमारे पाकिस्तान में तो और भी आसान है। आपको सेल्फ असेसमेंट के तहत जो है आपको छूट दी जाती है कि आप जब फाइलर बनना चाहें उस वक्त आप ख़ुद अपने रिटर्न्स भरें। बहुत आसान हैं चीज़ें, तो इसमें आपने कोताही नहीं करनी, क्योंकि आप जिस मुल्क में रहते हैं
उस मुल्क की भी कुछ ज़रूरियात हैं, वो आपके टैक्स से पूरी होंगी, तो आप टैक्स ज़रूर पे करें। हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स का रुझान है, तो अगर आप डायरेक्ट टैक्स देंगे तो ये जो आप इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं ये भी डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा और आप एक अच्छे फाइलर के तौर पर सामने आएंगे और सबूत अच्छे। और अब तो बहुत सारे जब आप वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं तो वो भी आपसे कम से कम 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो तलब करते हैं। तो अच्छा पाकिस्तानी वही है जो पाकिस्तान में अच्छे से रहे। बिल्कुल, और एक अच्छे शहरी होने का सबूत भी दें। थैंक यू सो मच काशिफ, वॉइस ऑफ साउथ एशिया को जो है वो वक्त देने के लिए। बड़ा मज़ा आया आपसे बात करते हुए भी, और आपकी जो एक सांस वाली वो होती है ना थेरेपी, वो तो मुझे बड़ी, वैसे भी मैं बड़ी पसंद करती हूँ, लेकिन ये कि लाइव सुनना आपको वो एक ज़्यादा डिफरेंट एक तजर्बा रहा, तो यकीनन आपने भी इंजॉय किया होगा और आप लोगों ने भी यकीनन। अच्छा, मैंने इंजॉय किया है, मैं शुक्रिया अदा कर दूँ अगर आप कहें तो अगर आप कहें तो मैं भी शुक्रिया अदा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी अपनी तरफ से आपके यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का, राहतों का, रफ़ाक़तों का, रग़ाबतों का, अदावतों का, साथों का, शुक्रिया प्यार का, इज़हार का, इनकार का, इकरार का, तकरार का, इस बार का, उस बार का, आपके घर बार का, सारे परिवार का, और सबसे बढ़कर आपके बहुत सारे प्यार का। क्या बात है। देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। मुझे और काशिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।